हाय बच्चों। लास्ट लेक्चर तक हमने गैमेटोजेनेसिस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, इन स्पर्मेटोजेनेसिस वी डिड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड आल्सो वी हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, राइट। आज के पार्ट में हम करने वाले हैं oogenesis। oogenesis इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ovum, राइट। तो अगेन द ओ वर्ड हियर स्टैंड्स फॉर ovum एंड जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। ओके, सी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis जो है, इनका जो एंड पॉइंट है वो सेम ही है। एंड पॉइंट एज इन बोथ, इन द बोथ प्रोसेस वी आर गोइंग टू फॉर्म गैमेट्स, राइट। बट oogenesis इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था, फर्स्ट स्टेप हुआ जिसमें हमने स्पर्मेटिड बनाया, फिर स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, तो इट वाज वेरी कंटिन्यूअस, राइट। एज सुन एज इट स्टार्ट्स वो तभी कंप्लीट हो जाता है। बट इन केस ऑफ oogenesis ऐसा नहीं देखने मिलता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस हमने टैग क्यों दिया है ये हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे। बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन यू समथिंग। तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला है ये आपको अपने आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो सी क्या होता है ना ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब मैं क्या बात करने वाली हूँ यहाँ पे, फीमेल जो है उसके बर्थ के पहले। सो हम अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, दैट इज व्हेन द फीमेल फीटस और द एम्ब्रियो इज ग्रोइंग इनसाइड मदर्स यूटरस। ओके, सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट month of embryonic development. Okay, so during the first month of embryonic development मतलब fetus जो है अभी भी मदर के यूटरस में ही है। ओके, so during first month of embryonic development जो फीमेल है it has about 1700 primary follicles. Okay, primary follicles are immature follicles. Okay, so ये जो 1700 primary follicles है ये फीटस के ओवरी के अंदर होते हैं, जो फीटस अभी भी ग्रो हो रहा है। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ, ओके, सो ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होगा, अब ये जो 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स है दे विल अंडरगो मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली वो करने वाले हैं माइटोसिस, सो दे विल मल्टीप्लाई और दे विल प्रोलिफरेट। ओके, सो क्या होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोलिफरेशन दिस 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स आर नाउ अबाउट 6 lakhs. ओके, तो क्या हुआ फर्स्ट मंथ में 1700 प्राइमरी फॉलिकल था इनसाइड फीटस ओवरी। फिर सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स विल मल्टीप्लाई एंड दे विल फॉर्म अबाउट 6 लाख ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी ऑफ फीटस। ओके, फिर उसके बाद ऐसे सो ऑन द मंथ विल कंटिन्यू एंड फाइनली 5th month of embryonic development. So during 5th month of embryonic development of the fetus, अभी ये 6 लाख था ना, तो फिर से ये 6 लाख प्राइमरी फॉलिकल विल अंडरगो मल्टीप्लिकेशन और प्रोलिफरेशन और अब टोटल 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल होगा फीटस के ओवरी के अंदर। ओके, सो क्या हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट मंथ में 1700 था, सेकेंड मंथ में इट वाज अबाउट 6 लाख, 5th मंथ में इट रीच अप टू 7 मिलियन। ओके, फिर इसके बाद एक प्रोसेस होने वाला है, दैट प्रोसेस इज नोन एज एट्रीशिया। ओके, सी एट्रीशिया में क्या होने वाला है, श्रिंकिंग ऑफ फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स जो है ना श्रिंक होके डीजनरेट होना चालू हो जाएंगे। ये कब शुरू होता है, आफ्टर 5th month ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, एट्रीशिया में ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है दे विल स्टार्ट श्रिंकिंग एंड द फॉलिकल्स विल नाउ डीजनरेट। तो 7 मिलियन में से अब सिर्फ कितना बच जाता है, अराउंड
2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं. ओके, सो नाउ द फीमेल इज विथ 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स, राइट. तो जैसे ही फीमेल का बर्थ होता है उसके ओवरी में अराउंड 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं. ओके, सो ये जो 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स है इनमें से कुछ जो है अगेन अंडरगोस एट्रीशिया, दैट इज श्रिंकिंग ऑफ फॉलिकल्स. तो टिल प्यूबर्टी, ठीक है, बर्थ कितने प्राइमरी फॉलिकल्स के साथ उसने लिया था? 2 मिलियन. 2 मिलियन में से कुछ क्या करेंगे? एट्रीशिया कर लेंगे, दैट इज श्रिंकिंग ऑफ फॉलिकल्स. और अब 2 मिलियन से टिल प्यूबर्टी जो अब फीमेल के पास कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाते हैं? इट इज अबाउट 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स अब जो है बच जाते हैं. ओके, सो कैन यू सी दिस? सबसे पहले 1700 से शुरुआत हुई थी, फिर 7 मिलियन आया, फिर एट्रीशिया हुआ और फीमेल ने 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल के साथ बर्थ लिया, राइट. देन दिस 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते कितना बच जाता है? 60 to 80,000. बट आउट ऑफ दिस 60 to 80,000 और आउट ऑफ every 500 follicles, so for every 500 follicles only one develops into egg, right, and rest degenerates. ओके, सो यहाँ पे 500 फॉलिकल्स में से सिर्फ एक ही है जो एग में कन्वर्ट होने वाला है. सो अभी मैंने आपको बताया था oogenesis इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट. तो अगर आप देखो ये पूरे साइकिल को अंडरस्टैंड करो तो बिफोर बर्थ से ही फॉलिकल्स का फॉर्मेशन चालू हो गया था. तो बिफोर बर्थ डेवलपमेंट होता है, ठीक है. फिर उसके बाद ये प्यूबर्टी के पहले का पीरियड, ठीक है, एंड दिस इज आफ्टर प्यूबर्टी. तो ये जो प्यूबर्टी के पहले का पीरियड है, बिफोर प्यूबर्टी, फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ टिल द डे ऑफ प्यूबर्टी, यहाँ पे गैप आ गया है जहाँ पे देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स और द डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉलिकल्स, राइट. तो क्या आप समझे हमने इसको डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों बोला है? देखो, बिफोर बर्थ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट चालू हो रहा है जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है. फिर उसके बाद फीमेल बर्थ लेती है विथ अबाउट 2 मिलियन एग्स, राइट. और टिल प्यूबर्टी ये एट्रीशिया होता है जिससे जो प्राइमरी फॉलिकल्स है उनका नंबर कम होते जाता है, ठीक है. तो एज सच देयर इज नो डेवलपमेंट. तो बिफोर बर्थ फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, और फिर आफ्टर प्यूबर्टी फॉलिकल्स का मैच्योरेशन हो रहा है. तो टिल द डे ऑफ बर्थ टिल द डे ऑफ प्यूबर्टी, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक का टाइम, ये एक गैप आ रहा है ना, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी फॉलिकल्स का मैच्योरेशन तो आफ्टर प्यूबर्टी ही होता है. तो ये जो गैप है, इस गैप में एज सच कोई डेवलपमेंट या फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. तो oogenesis में ये एक गैप पीरियड आ गया है, राइट. बिफोर बर्थ हुआ और आफ्टर प्यूबर्टी हुआ. सो देयर इज अ गैप इन बिटवीन, दैट इज बिफोर प्यूबर्टी, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस गैप हमने oogenesis को क्या बोला है? डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस. ओके, सो अब हम oogenesis में जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, वी विल अंडरस्टैंड ऑल स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन oogenesis. ओके, सो oogenesis में वी नो फीमेल जो है, फीमेल हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड प्राइमरी फॉलिकल्स इवन बिफोर द बर्थ, राइट. सो यहाँ पे oogenesis में हम शुरू करने वाले हैं विथ प्राइमरी फॉलिकल्स. सो प्राइमरी फॉलिकल्स जो है इट इज डिप्लॉयड. ओके, सो इट इज डिप्लॉयड. तो ये हमारा रहा प्राइमरी फॉलिकल जो डिप्लॉयड है. अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स विल अंडरगो मल्टीप्लिकेशन फेज. ओके, मल्टीप्लिकेशन फेज या फिर हम बोल सकते हैं माइटोटिक डिवीजन. ओके, सो यहाँ पे अब ये प्राइमरी फॉलिकल विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म अगेन अ डिप्लॉयड सेल एंड दैट डिप्लॉयड सेल इज नाउ नोन एज
oogonia, ठीक है. इन केस ऑफ स्पर्म इट वॉज स्पर्मेटोगोनिया, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है. चलो, अब ये जो oogonia है ना, अब ये oogonia अंडरगो सेकेंड फेज ऑफ oogenesis, दैट इज नोन एज ग्रोथ फेज. नाउ दिस ग्रोथ फेज इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट. इसमें सबसे पहले तो साइज ऑफ दिस oogonia तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है, एंड also the growth phase is mainly due to vitellogenesis. अब ये vitellogenesis का मतलब है formation of yolk sac. Okay, so the growth phase is mainly because of vitellogenesis. Vitellogenesis में क्या होने वाला है? yolk formation. अब ये यॉक क्या है? देखो, यॉक इज बेसिकली अ न्यूट्रिएंट दैट इज प्रोवाइडेड टू द डेवलपिंग फीटस. ओके, तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिएंट लगता है वो यॉक से आता है. बट ह्यूमंस के केस में प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियो इज कनेक्टेड टू द मदर वाया प्लासेंटा एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड. बेसिकली देयर इज अ कनेक्शन, राइट? तो प्लासेंटा इज अ मीन जिसके थ्रू मदर से न्यूट्रिएंट बेबी तक पहुंच जाता है. तो सिंस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, हमें एज सच यॉक की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज फीटस को जो है न्यूट्रिएंट मदर से मिल रहा है प्लासेंटा के थ्रू. तो दैट इज वाई जो यॉक का कंटेंट है एग के अंदर, इन केस ऑफ ह्यूमंस इट इज वेरी लेस. तो ह्यूमन एग और ह्यूमन ओवम हैज लेस कंटेंट ऑफ यॉक. दैट इज वाई ह्यूमन ओवम इज नोन एज माइक्रोलेसिथल टाइप ऑफ एग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ना, देखो वो जो है एग ले करते हैं. ठीक है. और उस एग के अंदर है ना काफी ज्यादा यॉक भरा हुआ होता है. अगर हम हेन की बात कर ले तो जो अंडे हम खाते हैं, इफ यू सी, उसके अंदर येलो पार्ट होता है और व्हाइट पार्ट होता है, राइट? द व्हाइट पार्ट इज एल्ब्यूमिन. ओके, सो वो जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं उनमें यॉक का कंटेंट काफी ज्यादा होता है, बिकॉज जो डेवलपिंग बेबी है वो अब मदर से कनेक्टेड नहीं है, तो मदर इनफ न्यूट्रिएंट्स जो है एग के अंदर भर देती है. तो फॉर सच काइंड ऑफ animals, the egg laying animals has more content of yolk, and such type of eggs are known as megalecythal. Okay, so growth phase में generally क्या होने वाला है? Vitellogenesis, that is formation of yolk, and yolk का content in human egg is very less. Okay, so next after growth phase, finally जब ये oogonia undergoes growth phase, now it forms primary oocyte. Okay, primary oocyte is again a diploid cell. ठीक है. अब इसके बाद क्या होगा? अब नेक्स्ट फेज जो आने वाला है, द नेक्स्ट फेज इज मैच्यूरेशन फेज. मैच्यूरेशन फेज में क्या होता है? मियोटिक डिविजन. ठीक है. तो नाउ प्राइमरी oocyte अंडरगो maturation phase where it will perform meiosis, and we know meiosis तो दो पार्ट में होता है, meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 is reductional division, whereas meiosis 2 is same like mitosis, that is equational division. ठीक है. तो यहाँ पे अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट परफॉर्म करेगा meiosis. ठीक है. अब meiosis करके हमें ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेल्स मिलेंगे ना, तो पहले हम दोनों के न्यूक्लियस बना लेते हैं. ठीक है. तो हमारे पास दो सेल्स आ गए, और ये दो सेल्स कैसे होने वाले हैं? हैप्लॉइड, बिकॉज इन लोगों ने परफॉर्म किया है मियोसिस 1. ठीक है. जिसके वजह से क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया? हाफ हो गया. अब यहाँ पे oogenesis में मियोसिस 1 इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है ना, वो अनइक्वल होने वाला है. दो सेल्स बने हैं, बट दो में से एक सेल को ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिलेगा और दूसरे को ऑलमोस्ट नहीं के बराबर मिलेगा. ठीक है. तो लेट्स से ये सेल है, यहाँ पे काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है. अब इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte. ओके. और जहां पे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट पोलर बॉडी. अब मियोसिस 1 तो कर लिया. अब मियोसिस 1 के बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है? मियोसिस 2, राइट? मियोसिस 2 में क्या होगा? फिर से एक सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो मियोसिस 2 एंड इट इज गोइंग टू गिव राइज टू वन
ooted या फिर ovum और egg which is again haploid. ठीक है, तो एक secondary oocyte will undergo meiosis 2 and it is going to give rise to ovum and one polar body. एंड पोलर बॉडी अगेन मियोसिस 2 करके हमें क्या बना के देने वाला है, पोलर बॉडी ही बना के देगा. तो टोटल कितने पोलर बॉडी बने हैं हमारे oogenesis में, 3 पोलर बॉडीज. और ये 3 पोलर बॉडीज जो है वैसे भी आगे जाके डीजनरेट होने वाले, एंड ऑल पोलर बॉडीज आर haploid. Okay, so this was about oogenesis. Now some interesting things about oogenesis. See, अब यहाँ पे जो oogenesis है, 2 meiosis हो रहा है ना, meiosis 1 and meiosis 2. So you need to remember ये जो primary spermatocyte है in prophase 1. Primary spermatocyte is going to perform meiosis 1 na, so this primary spermatocyte gets arrested in diplotin stage of prophase 1. arrested का मतलब है अब वहां पे जाके उसका maturation जो है रुक जाएगा. ठीक है, so in prophase 1 diplotin stage, इधर पे क्या हो जाएगा हमारा, प्राइमरी oocyte is arrested. ठीक है, ठीक है, and it continues after puberty. This is very interesting, please understand. प्राइमरी फॉलिकल जो है इससे क्या बना हमारा, प्राइमरी oocyte. मल्टीप्लीकेशन फेस हुआ, ठीक है, और ग्रोथ फेस हुआ और हमारा प्राइमरी oocyte बन गया. फिर प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 करेगा, बट प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं कर पाता है, वो प्रोफेज 1 के स्टेज में जाके अटक जाता है. प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में इट गेट्स अरेस्टेड, और फिर वो अपना मियोसिस 1 कब कंप्लीट करता है, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है. ठीक है, नेक्स्ट एक और अरेस्ट होता है. सो ड्यूरिंग सी, कैन यू सी द सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte अंडरगो मियोसिस. ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी oocyte है इट इज अगेन गोइंग टू गेट अरेस्टेड. सो ड्यूरिंग मियोसिस 2, दिस वाज अबाउट मियोसिस 1. ओके, सो इन मियोसिस 2 जब हमारा सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करेगा, सो ये अगेन हमारा सेकेंडरी oocyte गेट अरेस्टेड इन मेटाफेज स्टेज ऑफ मियोसिस 2. ओके, सो मेटाफेज 2 में जाके ये सेकेंडरी oocyte जो है अरेस्ट हो जाएगा, और ये कब अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा. सो मियोसिस 2 is triggered only when the sperm enters. ओके, सो सेकेंडरी oocyte मेटाफेज 2 में अटका हुआ है अभी, और ये अपना मियोसिस 2 कब कंप्लीट करेगा, जैसे ही स्पर्म अंदर एंट्री करने वाला है. तो एंट्री ऑफ स्पर्म स्टिमुलेट सेकेंडरी oocyte टू कंप्लीट इट्स मियोसिस 2. ठीक है, सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. हमने ओव्यूलेशन में देखा था, ओव्यूलेशन में ओवम रिलीज होता है. मैंने आपको बताया था इट इज नॉट एक्चुअली ओवम, बट इट इज सेकेंडरी oocyte दैट इज रिलीज. तो सेकेंडरी oocyte जो है रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में वो रखा रहेगा. तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा एंड फाइनली ओवम बनता है. ठीक है, तो स्पर्म की अगर एंट्री नहीं होती है तो सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट नहीं होता है. तो ड्यूरिंग oogenesis 2 अरेस्ट होता है. 1 इज ड्यूरिंग मियोसिस 1, प्राइमरी oocyte इज अरेस्टेड ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, और ये अरेस्ट से वो कब खुलता है, जैसे ही प्यूबर्टी का एज आता है. एंड सेकेंड अरेस्ट इज ऑफ सेकेंडरी oocyte इन मियोसिस 2, एंड दिस मियोसिस 2 इज कंप्लीटेड व्हेन देयर इज एंट्री ऑफ स्पर्म. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट oogenesis. प्लीज आई वुड वांट कि आप oogenesis को एक बार और रिपीट में देख लेना, बिकॉज ये थोड़ा सा अलग है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो बच्चों हमने oogenesis को कंप्लीट कर लिया था. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एग और
ovum. Okay, so ovum is a small cell. Okay, small cell, it is about 0.1 millimeter long. Also remember this, जो ovum है ना, ovum is the largest cell of our body. ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट सेल ऑफ अ बॉडी इज न्यूरॉन. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट. सो लार्जेस्ट सेल ऑफ अ बॉडी इज ओवम. इट इज अबाउट 0.1 millimeter. ओके, ओवम जो है इट इज राउंड स्ट्रक्चर एंड इट हैज इट्स ओन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज नोन एज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस वाइटेलाइन मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय द सेल इटसेल्फ. ओके, सो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ ओवम है. इफ यू सी दिस लेयर is known as plasma membrane or it is known as vitelline membrane. ठीक है, ये vitelline membrane कहां से बना है? It is secreted by the cell. Secreted by the cell itself. Okay, so can you see this inner region? ठीक है, this inner region of oocyte is filled with cytoplasm and it has a special name. ये जो बाहर का region है इसे हम बोलते हैं egg cortex. Okay, egg cortex is less dense and it has a special name. It is known as exoplasm. ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होने वाला है एंड ये काफी लेस डेंस है. एंड इफ यू सी इनर रीजन, द इनर रीजन it also has cytoplasm, but here the cytoplasm has a special name as ooplasm. Okay, so this ooplasm region contains nucleus. ठीक है, फिर इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स होने वाले हैं. ऑल ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है? सेल के पार्ट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड सो ऑन, राइट. और क्या मिलेगा इसमें? और हमें यॉक मिलेगा. और ये जो यॉक है इट इज वेरी लेस. मैंने आपको बताया था ह्यूमन एग में यॉक का कंटेंट कम क्यों होता है? बिकॉज देर इज फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा, राइट. न्यूट्रिएंट का डायरेक्ट सप्लाई हो जाता है फीटस को. सो वेरी लेस यॉक कंटेंट. और अगर यॉक का कंटेंट काफी कम होता है तो ऐसे टाइप ऑफ एग को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोलेसिथल. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस इज अ काइंड ऑफ नीट क्वेश्चन. ह्यूमन एग इज द टाइप ऑफ माइक्रोलेसिथल टाइप बिकॉज इट हैज लेस कंटेंट ऑफ यॉक इन इट. ओके, फिर उसके बाद इफ यू सी ये जो ओप्लाज्म रीजन है इसके अंदर हमें देखने मिलता है न्यूक्लियस. ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर को आप केयरफुली ऑब्जर्व करो तो ये जो न्यूक्लियस है ना वो बीच में नहीं रखा हुआ है, वो सेल के एक तरफ है, एट द पेरीफेरी. ठीक है, बीच में नहीं है, एक किसी साइड में है. ठीक है, तो दैट इज व्हाई ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? एक्सेंट्रिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस, बिकॉज द न्यूक्लियस इज नॉट इन द मिडल. ठीक है, एक साइड में रखा हुआ है. सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस जो ओवम है ना उसके अंदर पोलैरिटी डेवलप हो जाती है. तो जिस तरफ पे न्यूक्लियस है उस तरफ को हम बोलने वाले हैं एज एनिमल पोल. सो एनिमल पोल क्या बताएगा हमें? न्यूक्लियस उस रीजन में है एंड एनिमल पोल के ऑपोजिट वाला रीजन क्या होगा अभी? वेजिटल पोल. ओके, एंड ऑल्सो रिमेम्बर जो स्पर्म है वो ओवम में हमेशा एंट्री करता है थ्रू एनिमल पोल. एनिमल पोल शोज यू द रीजन वहां पे न्यूक्लियस सिचुएटेड है. ठीक है, एनिमल पोल के ऑपोजिट वाला रीजन इज वेजिटल पोल. नेक्स्ट अभी एक जेली लाइक लेयर है. दैट जेली लाइक लेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेयर. सो दिस जेली लाइक लेयर इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा. Okay, zona pellucida, this layer is secreted by follicular cells. Okay, next after this there is one more layer. If you see in this diagram, this green color layer, right, the radiating cells. This radiating cells is known as corona
रेडिएटा. ओके, व्हाई कोरोना रेडिएटा? बिकॉज दीज आर एलिवेटेड सेल्स और काफी रेडिएट हो रहे हैं. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा. एंड दिस कोरोना रेडिएटा इज मेड अप ऑफ follicular cells itself. Okay, सो दिस वॉज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. तो अगर आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए, हमें टोटल कितने लेयर्स दिख रहे हैं हमारे ओवम में. सबसे पहला लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज नोन एज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, एंड वाइटेलाइन मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय द सेल इटसेल्फ. उसके बाद एक जेली लाइक लेयर है दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा. जोना पेल्यूसिडा इज फॉर्म्ड और सिक्रीटेड बाय फॉलिक्यूलर सेल. और जो बाहर का रेडिएटिंग सेल्स है दैट इज नोन एज कोरोना रेडिएटा, एंड इट इज मेड अप ऑफ फॉलिक्यूलर सेल्स इटसेल्फ. ठीक है, अब जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं ना, उनमें एक और लेयर होता है या एक और मेम्ब्रेन होता है अराउंड द एग, दैट इज नोन एज टर्शियरी मेम्ब्रेन. ठीक है, सो दिस टर्शियरी मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स और ओविडक्ट. ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें? शेल्स. हमें आज सच ये टर्शियरी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है बिकॉज वी नो हमारा जो फर्टिलाइजेशन है, आर फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, सो वी डोंट नीड सच काइंड ऑफ मेम्ब्रेन. सो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम. आई टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग. एज सच हमें तो यॉक कंटेंट की जरूरत नहीं है, बट जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, लोअर वर्टिब्रेट्स, they have lamp brush chromosome. ठीक है, lamp brush chromosomes are basically giant chromosomes. So lamp brush chromosome ये तुमने सेल डिविजन चैप्टर में पढ़ा होगा. ठीक है, ये lamp brush chromosome is responsible for yolk synthesis. We do not have this lamp brush chromosome, the giant chromosome. Okay, so this was about structure of ovum. So we have finally completed gametogenesis with the structure of gametes. In the next lecture we will be seeing menstrual cycle. Okay, so please अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए. As I told you, this chapter is very important. Okay, so see you soon.